इंसानों के नाम अफजार रेहान। मोहतरमा आसमा जहांगीर इंसानी हकूक़ की चैम्पियन। मोहतरमा आसमा जहांगीर महज एक कानूनदान नहीं, जमहूरियत, इंसानी हकूक़ और आज़ादियों की मारूफ चैम्पियन थी। वो जब तक जिंदा रही अपने इन आला इंसानी आदर्शों के लिए बसरे पैकार रही। इंडियन एजेंट से लेकर पाकिस्तान और इस्लाम दुश्मन होने का कौन सा घटिया इल्ज़ाम है जो इन पर नहीं लगाया गया, मगर आफरी है जुर्रत व बहादुरी और अज़्म व इस्तिकामत की इस पैकर पर ऐसे हर इल्ज़ाम को खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। अपने सामने खड़ी की गई तमाम रुकावटों पर कमजोरी दिखाने या दिल बर्दाश्ता होने की बजाय इस अजीम खातून ने हमेशा तकालीफ को अपने लिए महमेज ख्याल किया। जिन बड़े बड़े नामों वाले जजेस और जर्नलों के सामने मारूफ कानूनदानों का पीता पानी होता था, अपने मर्द होने की खूबी पर फख्र महसूस करने वाला बैरिस्टर जिन ताकतवरों के सामने रुकू की सूरत झुका पाया जाता था, वहाँ ये दलेर खातून सर उठाए डंके की चोट यूं बोलती थी कि आमराना रणनीतियों की बोलती बंद हो जाए। एक दफा दरवेश ने अर्ज की, बीबी थोड़ी एहतियात किया करें, पहले ही मजहबी कुफ्ते आपके इस कदर खिलाफ हैं। आप बेदरेग नए से नए महाज खोल लेती हैं और अपने गैर मकबूल होने का भी ख्याल नहीं करती। फौरन बोली, इस पॉपुलैरिटी के ज़ौक़ ने ही तो हमें बर्बाद किया है। रेहान साहब, कभी आपने मुझे इस तरह के शौक में मुब्तला देखा? जो सच्चाई है वो कितनी तल्ख ही क्यों ना हो, मैं इसी पर खड़ी आवाज उठाऊंगी। आज अगरचे मोहतरमा आसमा जहांगीर हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन जब इनके नाम पर मुनक्कद होने वाली सालाना कॉन्फ्रेंस में जाने का इत्तेफाक होता है और वहाँ जिस नौ की का माहौल और तकारीर हो रही होती हैं, उन्हें मुलाजा करते हुए यूं महसूस होता है जैसे कि बाबा बुल्ले शाह सरकार ने इन्हीं जैसे अमर इंसानों के लिए ये कहा है, बुल्ले शाह सा मरना नहीं, गोर प्या कोई होर। बिलाशुबा इसका क्रेडिट इनकी बेटियों, साथी वर्कर्स और इन कानूनदान ख्वातीन हजरात को जाता है जिन्होंने आसमा बीबी की मंजिल को खोटा नहीं होने दिया। इसी लगन, अज़्म और जज्बे के साथ इस मुल्क को कौम को एक हाइब्रिड निज़ाम की बजाय एक नॉर्मल, लिबरल और जमहूरी समाज बनाने के लिए तगोदू जारी रखे हुए हैं। ताकतवरों के सामने खड़े होने की तवक्को चापलूसों और थर्ड दिलों से नहीं होती। ये इन्हीं का काम है जिनके हौसले हैं ज़्यादा। जिन जजेस के सामने सुबह आपने रिलीफ के लिए पेश होना है, उन्हीं को सच्ची और खरी सुनाना वाकई दिल गुर्दे का काम है। मिसिंग पर्सन के कर्ब और दुखों का रोना रोते हुए जिस तरफ आपकी नजरें उठती हैं, इसी तरह मुंह किए बावाज़े बुलंद सवालात उठाना और दुखी जज्बात का इजहार करना मंजूर पश्तीन, अली वजीर, महमूद खान अचकज़ई और अख्तर मैंगल जैसे बाज़मीर इंसानों का काम है। ये इन खिदमत गुजारों का काम नहीं है जो भरी कॉन्फ्रेंस में एक तरफ बुलंद बांग दावे कर रहे होते हैं कि मोहतरमा आसमा जहांगीर मेरे लिए रोल मॉडल थी और जिंदगी में अक्सर मेरी रहनुमाई फरमाया करती थी। अगर आज वो जिंदा होती और मुझसे ये पूछती कि क्या तुम किसी डील के नतीजे में सौदे पर पहुंचे हो, तो मैं उन्हें ये बताता कि नहीं, मैं ताकतवरों से कोई डील करके इस मुकाम पर नहीं आया हूँ। दरवेश अर्ज़गुज़ार है कि मोहतरमा आसमा बीबी जिंदगी भर पाक हैं दोस्ती के लिए पुरअज़्म रही। वाघा बॉर्डर पर मोहब्बत की शम्में रोशन करने से लेकर मुश्तरका तहजीबी और तिजारती ताल्लुकात की बहाली तक वो तादमे मर्ग पेश रही। वो अगर आज आपसे ये पूछती कि बेटा तू जिस सौदे पर बराजमा हुआ है, क्या इसका ये तकाजा नहीं है कि तू मफाद परस्तों की फैलाई हुई नफरत और दुश्मनी को मोहब्बत और दोस्ती में बदलने के लिए किरदार अदा करे? तुम चापलूसी और चमचागिरी में आकाओं से कहीं आगे बढ़कर मुनाफरत फैलाने और जहर उगलने का कोई मौका क्यों जाया जाने नहीं देते हो? आज भी मंजूर पश्तीन की वलवला अंगेज तकरीर के बाद जब अली वजीर की रिहाई के अवामी नारे लगे, तो आपने फौरन कहा कि आप लोग वहां जाकर एहतजाज करें जो इसको रिहा कर सकते हैं। आप गौर फरमाएं, क्या इससे आप और आपकी बेबस हुकूमत कठपुतली दिखाई नहीं देते हैं? अब अगर आपको अपना ये जवाब नामुनासिब लग रहा है, तो फिर मजीद खुशामदी रवैये की बजाय क्या ये बेहतर नहीं था कि आप मिसिंग पर्सन के इतने बड़े इंसानी अलमिये पर दुखी लोगों को एतमाद में लेते हुए ये यकीन दहानी करवाते कि मैं अपने ताकतवर मेहरबानों से इस सिलसिले में जरूर बात करूंगा। आज लोग ये पूछ रहे हैं कि निश्टर हॉस्पिटल की छत पर सड़ने वाली ढेरों लावारिस लाशें किन बदनसीबों की थी? जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के होते हुए क्या ये हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं थी कि वो इन लावारिसों के वारसों को तलाश करती? कहीं अख्तर मैंगल जैसे बलोच रहनुमाओं के ये खदशात दुरुस्त तो नहीं है कि इनके उठाए गए या गायब किए गए लोग लावारिस लाशों में तब्दील कर दिए जाते हैं? यहाँ हमारी अदालतों में लाड़लों के लिए एक कानून है, जबकि लवासों के लिए स्वाय खामोशी इख्तियार करने की कोई चारा जो ये मुदावा नहीं। उल्टे अगर वो मजलूम अपने खिलाफ रवा रखे जाने वाले मुजालिम पर आवाज उठाते हैं तो इन पर मुकदमात कायम कर दी जाते हैं। यहाँ भी ऐसे ही हुआ कि
پشتون تحفظ موومنٹ کے چیئرمین اور ان کے 20 ساتھیوں کے خلاف FIR کاٹ دی گئی ہیں، جبکہ ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا گیا کہ علی وزیر کو کیوں عدالتوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا، ان کے انسانی حقوق کہاں ہیں؟ آسما جہانگیر کانفرنس میں ملک و بیرون ملک سے اتنے دانشوروں، دناؤں، قانون اور انسانی حقوق سے منسلک خواتین و حضرات نے خطاب کیا جن کا کالم ہاضہ میں احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ معروف اسکالر و فقیہ، اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمین ڈاکٹر خالد مسعود کے ساتھ تو طویل ملاقاتوں کے مواقع میسر آئے، جن میں حضرت کا فرمانا تھا کہ بدلتے عالمی رجحانات و حقائق کی مطابقت میں ہم مسلمانوں کو بھی اتحادی اپروچ کے ساتھ نئے طرز فکر اور زاویہ نگاہ کو اپنانا ہوگا، الہیات کے قدیمی تصورات کو ماڈریٹ کرنا ہوگا۔ سید حیدر فاروق بھی محترمہ آسما بی بی کے قدیمی ساتھیوں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے ٹرانسجینڈر اور لڑکی کی بلوغت کے حوالے سے اظہار خیال کرنا تھا، جن کے حوالے سے ان کا استدلال تھا کہ یہ بنیادی طور پر مذہبی مسائل ہی نہیں ہیں، یہ تو سراسر انسانی حیثیات اور رجحانات، انسانی حقوق کا معاملہ ہے، یا پھر بلوغت کا معاملہ ریڈیالوجی سے متعلقہ ہے۔ مصر میں کھدائی کے دوران جو ہڈیاں نکلی تھیں، ان کی عمر کا تعین ریڈیالوجسٹ نے کیا تھا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہڈیاں ایک لوتھڑے کی طرح ہی ہوتی ہیں۔ اس طرح ایکس اور وائی کروموسومز کا مسئلہ ہے۔ لڑکے اگر لڑکیوں جیسے کپڑے پہنتے ہیں یا لڑکیاں لڑکوں جیسے، تو ان کے فطری رجحانات کی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس طرح اگر کسی عورت کے کانوں پر بال ہیں تو اس میں بھی اس کے مردانہ کروموسومز کی اثر افزونی سے انکار ممکن نہیں ہے۔ دل عزیز جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی تقریر تو اتنی تفصیلی اور پرمغز تھی کہ اس پر علیحدہ کالم بھی شاید حق ادا نہ کر سکے۔ ان کا استدلال تھا کہ ہمیں اداروں کی بجائے آئین توڑنے والے جرنیلوں اور غلط فیصلے دینے والے ججز کا نام لے کر ان پر تنقید کرنی چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے جس گرے بلیک اینڈ وائٹ فہرست کا ذکر کیا، درویش ان کی محکمانہ مجبوری سمجھتا ہے، جو انہوں نے اپنے کئی اہم اثروں کا ذکر نہیں کیا، بالخصوص اس شخص کا جس نے ماضی قریب میں انصاف کا خون کرنے میں کوئی کسر اٹھائے نہیں رکھی۔